बेटी 20 साल की हो चुकी थी। उसने बोला, अंकल सिर्फ मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ पर मेरे पापा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। मेरे पास एक ग्रेनेड था, अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। मैं पड़ा हुआ हूँ, गोलियां मार रहे हैं, हाथ में भी पैर में भी, और मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। नमस्कार, जय हिंद। रेड एफएम पर मैं हूं रौनक। क्या होती है 19 साल की उम्र? लाइफ के उस पेडिस्टल पर कुछ लोग बाल बनाना सीख रहे होते हैं, तो कुछ ख्वाबों को बुनना सीख रहे होते हैं, कुछ कॉलेज डेज को यादगार बना रहे होते हैं, तो कुछ एक केयर फ्री लाइफ से कलरफुल मोमेंट्स चुरा रहे होते हैं। रेड एफएम पर चल रहा है वी फॉर वेटरन्स। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो होने वाले हैं, जो व्यक्ति मात्र 19 साल की उम्र में 1999 में यानी 1999 के कारगिल वॉर में बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद टाइगर हिल पर दुश्मन से लड़ते रहे। इनके शौर्य और वीरता के लिए इन्हें देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो आज तक सिर्फ 21 वीर सेनानियों को प्राप्त हुआ है। सो वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे शो में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर एंड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी का। रेड एफएम के स्टूडियो में स्वागत है आपका सर। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रही थी और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है कि आप यहाँ पर आए अपना समय निकाल कर और आज हम बातचीत कर रहे हैं। पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके पिता और आपके बड़े भाई भी फौज में थे, तो छोटी उम्र में आपने भी डिसाइड कर ही लिया था। क्या था वो, क्या एक छोटे से बच्चे को क्या दिखता है उसके पिता में या उसके बड़े भाई में, जो उसको ये लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी और इसी तरफ अपने करियर को ले जाना है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिता जो है ना एक्स सर्विस मैन थे। उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था जी। तो फादर का बच्चों के तो कभी कभी कहानियाँ बताते हैं, लेकिन अपने साथियों को तो बताया करते जी। तो गांव का जो परिवेश है, वहाँ का जो कल्चर है कि शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ में बैठ कर के गपशप मारना जी। तो वो अपने साथियों को बड़े चाव के साथ बताते थे कि 65 के अंदर हमने ये किया है, 71 में हम लाहौर तक पहुँचे थे और युद्धों के दौरान न खाना मिलता है न सोना मिलता है, चारों तरफ लाशें होती हैं, लेकिन फिर भी एक सैनिक अपने कर्तव्य और दायित्व को निर्वाह करने के लिए फिर भी लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो ये बचपन से सुनता आ रहा था। उन कहानियों को सुनते 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 दिल और दिमाग के अंदर वो एक छाप बनी, एक ऐसे भाव अंकित हुए, मन में बस एक ही पिन पॉइंट हो गया है, फौज में जाना है। और वही भाव पैदा हुए तभी 16 साल 5 महीने की उम्र में, क्योंकि 1 साल पहले मेरा भाई लग गया था फौज में, तो उसको देखा, उससे भी इंकरेज हुआ जी। और फिर आखिरकार निश्चय किया 27 दिसंबर 96 को फौज में भर्ती होकर के चला गया। सो 1996 आपने ज्वाइन किया, 1996 में। बिल्कुल। मई 1999 आपकी शादी भी हुई थी तब? हाँ, बिल्कुल। और यही वो टाइम था जब युद्ध, कारगिल का जो युद्ध था वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था, ज़ोर से एकदम आगे बढ़ा और अचानक से पूरा देश, पूरी दुनिया उसकी बात करने लगी। आप उस वक्त क्या मंजर था, क्या चल रहा था और क्या विचार आपके मन में था? क्योंकि ये और जो आपने अभी कहानी बताई कि एक 8 साल का बच्चा जिसके मन में सपना है फौज में जाने का, 96 में आपने ज्वाइन किया, 99 मई महीने में आपकी शादी हुई और कुछ ही दिनों में जंग की शुरुआत हो गई। तो क्या था मन में, क्योंकि उस ऑपरेशन में आपको जाना था, आपके कुछ साथी वीर गति को प्राप्त हो गए, क्या बहुत कुछ जल्दी हुआ, क्या चल रहा था मन में? हाँ, बिल्कुल। 5 मई की मेरी शादी थी जी। 5 मई 99 को शादी हुआ और 20 मई को मैं वापस लौटा। मैं 20 तारीख को जब जम्मू ट्रांजिट कैंप में पहुंचा तो मुझे वहाँ पे पता चला कि युद्ध शुरू हो गया है और हमारी बटालियन जो कि कश्मीर वैली के अंदर थी उसको उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया और तोलोलिंग की लड़ाई वो लड़ रही है। तोलोलिंग की लड़ाई हमने 22 दिन उस पहाड़ी पर युद्ध लड़ा और 22 दिन के दौरान 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवान हमारे जो है शहीद हुए। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया। सुबह 5:30 बजे अम्युनिशन और राशन पानी उठाते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे।
जो चारों तरफ से दुश्मनों की बम्बारमेंट चल रही होती है। एक कदम चलने के बाद ये आभास नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे। न जाने किस पत्थर के पीछे से गोली आकर के सीने से पार चली जाए। आटे के बम जब गिरते थे तो उनकी काउंटिंग करते थे कि 1 गिर गया, 2 गिर गया, 3 गिर गया, 4 गिर गया, 5 गिर गया, और 5 गिरने के बाद चल देते थे। सर 4 जुलाई 1999 18 ग्रेनेडियर्स की जो घातक प्लेटून, आप उसका हिस्सा थे। टाइगर हिल पर चढ़ाई शुरू हुई। एक तरफ बर्फ से ढका एक पहाड़ी, एक क्लिफ, दूसरी तरफ घाटी, दुश्मन भी है, जंग चालू हो चुकी है। इतनी मेहनत से आप लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। आपके जो साथी थे, आपके साथ जो उस चढ़ाई को कर रहे थे, उन सब के भी मन में क्या चल रहा था? वो लोग क्या, जब ब्रेक लेते थे आप लोग कुछ समय के लिए, तो आप लोग एक दूसरे से शेयर करते थे? आपको अभी भी मंजर याद आता है कि क्या बातचीत हो रही थी, कैसे एक दूसरे को आप लोग मोटिवेट कर रहे थे? डर भी लग रहा होगा, बट जज्बा भी स्ट्रांग था। तो बिल्कुल, जब क्योंकि टाइगर हिल इतराज सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी थी जी, 16,500 फीट ऊंची वो पहाड़ी। जो घातक प्लेटून, उसमें एक ऑफिसर, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 19 जवान थे जी, जिसमें मैं एक शामिल था और सबसे जूनियर सिपाही था। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता है जी। इसलिए रात का सहारा लेना पड़ा। तो हमने उस पहाड़ी पर 2 रात और 1 दिन दुश्मन की भारी गोलाबारी, -20 डिग्री टेम्परेचर, बाप रे। इन सब परिस्थितियों के बावजूद ये हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते रहे। टाइगर हिल के शिखर की तरफ जब बहुत करीब पहुंचे तो ये तो निश्चित था कि यार वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये भी है कि रेडियो सुनते थे, सबके पास रेडियो थी जी, तो ये पता था कि भाई उत्तर प्रदेश से हूं मैं। जी। उत्तर प्रदेश और बिहार ने सबसे पहले 10-10 लाख रुपए किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 लाख थे। भाई 20 लाख घर वालों को मिलेंगे अगर हम मर गए। तो आपस में बातचीत कर दे, भाई अगर मैं मर गया तो क्या होगा? 20 लाख मिलेंगे। कुछ बोलते यार ऐसा करना, आधा पत्नी के नाम, आधा माँ बाप के नाम। बोले सारे मर गए फिर क्या होगा? बोले ऐसे करो, रजिस्टर में लिख दो। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। तीसरी रात का वो मंजर, 3 और 4 जुलाई की रात, वो स्वप्न तो आज भी अगर उस चीज़ को देखते हैं, बात कर रहा हूँ, तो वो दृश्य आज भी सामने है कि सामने दुश्मन की भारी गोलाबारी चल रही है। एक एक करके दुश्मन भी मारा जा रहा है और हमारे साथी भी शहीद होते हुए चले जा रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपने सिर्फ फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दन कट की है, धड़ चलता है। मैंने उन पलों को जिया है कि किस तरह से हिंदुस्तान के सैनिक का जब गर्दन कटती है और धड़ भी दुश्मन की तरफ चलता है और 2 कदम चलने के बाद वो गिर जाता है। और वो पल भी आया जब मेरे सारे साथी शहीद भी हो गए। हम 7 ऊपर टॉप पर चढ़ पाए थे, 7 में से 6 शहीद हो गए। जख्मी था, सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, लेकिन हौसला नहीं कम होने दिया। इन्हीं विचारों के साथ अपने साथियों की उनकी मृतक शरीरों के पास लेटा रहा। दुश्मन के 2 बार हमले हुए सबको तोड़ दिया। तीसरी बार उनका एक कैप्टन कमांडर, क्योंकि जब अमनीशन ही समाप्त हो गया, अब क्या करूँगा जी। उन्होंने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो आकर के एक एक को गोलियां भी मारी उन्होंने। तो मैं पड़ा हुआ हूँ, गोलियां मार रहे हैं, हाथ में भी पैर में भी, और मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन नहीं हुआ कि इनमें से जिंदा भी कोई होगा कि नहीं है। उसके बाद उनका जो कमांडर था उसने बोला कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है, तो टाइगर हिल की बगल में मस्को घाटी थी, उसको मैसेज किया कि हिंदुस्तान का नीचे जो पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। ये आवाज़ जैसे मेरे कान तक पड़ी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरे तमाम साथी शहीद हो जाएंगे। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। सर उस वक्त दुश्मन से लड़ते हुए आपके
कई साथी वीरगति को प्राप्त हुए। आपको भी 15 गोलियां लगी, जी 15 के करीब, लेकिन आपके जेब में कुछ सिक्के रखे हुए थे जो आपके लिए वरदान साबित हुए। क्या था वो, और कैसे उन सिक्कों ने आपकी जान बचाई? उसने जब तक ये विश्वास कर लिया था मैंने भी कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं अब तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। साथियों, अगर मन मस्तिष्क के अंदर खुद का ये विश्वास हो तो आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सम्मुख भी आपसे बात कर पा रहा हूं। उसने आया, दोबारा से गोलियां मारी, सीने पे भी गोली चलाई, और यहां पर पर्स था क्योंकि पैंट पीछे से फट गई थी, तो यहां पर्स रखा था, उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, और गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई। मुझे खुद आभास हुआ कि मैं तो मर गया हूं। अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के हथियार उठाया, शायद वो जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, मुझे एकदम से चेतना आई, तब लगा यार मैं तो जिंदा हूं जी। तब अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक ग्रेनेड था, अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। जो हथियार उठा करके पाकिस्तानी सोल्जर जा रहा था, उसके कोट पे हुड लगे हुए थे, वो हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा, और जब तक वो निकाल पाता ग्रेनेड फटा, यहाँ से पूरा सर उड़ गया उसका। वो हमारे ऊपर गिरा, और गिरते ही उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को ऐसे जकड़ा, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाया, वहाँ से ऐसे ब्रस्ट फायरिंग किया, 3-4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा, फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 4-5 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि इनमें से कोई जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर रेंगता हुआ आगे गया, जाके देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। रीइंफोर्समेंट कितने समय में आई? फिर रीइंफोर्समेंट नहीं आई, फिर मैं खुद ही लुढ़क करके नीचे गया 500 मीटर नीचे जा करके फिर उनको सूचना दिया कि इस तरह से अभी हमारे ऊपर हुआ, सारे शहीद हो गए, अभी इस पोस्ट के ऊपर हमला होने वाला। ये दिन की लड़ाई थी, 10 बजे स्टार्ट, सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हुई थी, मुझे 10:30-11 बजे गोलियां लगी। मैं 1:30 बजे नीचे उतर करके आया, लुढ़क करके, रोल करता हुआ। फिर नीचे अपनी टीम थी, उन्होंने पकड़ा, फिर वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया। कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन जिस तरह से अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बात इसी तरह से करता रहा। फिर वहाँ पर बताने के बाद कमांडिंग ऑफिसर को पूरी सूचना दिया, फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, तो तब मैं पूछा मैं हूँ कहाँ पर, ये तो बताओ। तब पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया, और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीज़फायर हुआ, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ, मेरी बटालियन बहुत लकी है 18 ग्रेनेडियर्स, कि कारगिल की बिगिनिंग और एंडिंग हमारी पलटन से शुरू हुई और हमारी पलटन से ही खत्म हुआ युद्ध। सर, सिर्फ 21 वीर सेनानियों को अब तक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और आप उनमें से एक। 26 जनवरी 2000 सन 2000 का वो दिन जब साइटेशन पढ़ा जा रहा था राजपथ पर, उस वक्त एक इतनी कम उम्र के सेनानी में, नौजवान के मन में क्या चल रहा था? क्योंकि मैं फिर से यही कहूँगा कि, और आपसे बात करते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, कि एक 8 साल का बच्चा वो सपना जीता है, और फिर एक
18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लेटून का सबसे यंग, सबसे कम उम्र का एक साथी जवान होता है। लड़ते लड़ते उसने कैसे दुश्मन सैनिकों को भगाया और अपने साथियों को शहीद होने से बचाया, और अब वो राजपथ पर खड़ा है, उसके लिए पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उसके मन में क्या चल रहा था? बिल्कुल, मैं जिस कहानी को पढ़ कर के बड़ा हो रहा था, परमवीर चक्र की कहानी अब्दुल हमीद की पढ़ी थी 6th क्लास में जी। बड़े मन में ये होता था कि यार ये होते कैसे हैं। फिर मेजर होशियार सिंह की कहानी पढ़ी थी जी। जब मैं ट्रेनिंग में था, क्योंकि इंडियन आर्मी का ग्रेनेडियर रेजिमेंट ही एक ऐसा रेजिमेंट है जिसके पास 3 परमवीर चक्र हैं। तो 96 में जब हम ट्रेनिंग में थे तो वहाँ मेजर होशियार सिंह आए थे जी। बहुत दूर से उनकी झलक देखने को मिली थी। आज वही अवार्ड मैं रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। एक जो फीलिंग थी उसको शब्दों में तो खैर बयां नहीं किया जा सकता है। ये था कि यहाँ जो मेरे साथियों ने अपने लहू की हर बूंद को, अपनी हर सांस को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया है, शायद उनकी वो सांसें, उनके वो लहू की वो ज्योति के रूप में वो मेडल मुझे मिल रहा है। गम था अपने साथियों का जी। साथ ना रहने का, लेकिन खुशी थी कि हाँ, जो हमें काम मिला, जो हमें टास्क दिया गया, उसको बखूबी निभाया और आज इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया। मैं उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, उनको सत नमन भी करता हूं। तो उनके परिवार वालों से आपकी कभी बातचीत? हाँ, कई बार मुलाकात भी की है, घर पे भी गया हूँ, वैसे भी बातचीत होती रहती है। उनके बच्चे आपसे सुनना चाहते होंगे कि उनके पिता बिल्कुल उस वक्त क्या कह रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या उन्होंने उनसे आप घर वालों के लिए कुछ कहा? हाँ, अभी 23 साल हो गए हैं। अभी एक ऐसी भी बेटी भी है कि जो गर्भ में 3 महीने की थी जब उनका फादर एक्सपायर हुए। 2020 के अंदर जब वो कारगिल गई, बेटी 20 साल की हो चुकी थी, उसने बोला, अंकल सिर्फ मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ पर मेरे पापा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। तो दूर से दिखाया उनको कि हाँ, ये वाला रिज इस जगह पर था। बोला, बस मैं उस पावन धाम को देखने के लिए आई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के जवाब होते हैं, सवाल होते हैं। और ऐसे ही वेटरन्स के लिए और उनके परिवार वालों के लिए रेड एफएम का ये कैंपेन वी फॉर वेटरन्स, जहाँ पर हम लोगों से यही अपील करें सर कि वो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में कंट्रीब्यूट करें, जिससे उनके परिवार वालों तक ये फंड उनके लिए काम में आए। इस कैंपेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है ये वेटरन्स, इन्होंने जब जब देश के ऊपर आन आई है, देश की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ इन्होंने न्यौछावर किया है। किसी ने अपने अंग को गंवाया है तो किसी ने अपनी जिंदगी को गंवाया है। वो अपना फर्ज को अदा कर चुके हैं। अब देशवासियों का फर्ज है कि उनकी बेहतर लाइफ के लिए जी, जो आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड है, इसमें अपना कुछ अंशदान करें ताकि उनका जीवन और बेहतर हो सके, उनके बच्चों का भविष्य और बेहतर हो सके। प्लीज़ आप भी वी फॉर वेटरन्स इस कैंपेन का हिस्सा बने और AFFDF.gov.in पर जाकर कंट्रीब्यूट करें। हमारे वेटरन्स और उनके परिवार वालों की बेहतर ज़िंदगी के लिए इस फंड को इस्तेमाल किया जाएगा। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। जय हिंद।